सो हम लोगों का सिलेबस का पहला पार्ट जो है दैट इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग, और उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप, दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप अकाउंटिंग। किस तरह से पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग किया जाता है। इसको हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप्स भी कहते हैं या बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास, बट स्टिल एक बार हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप को कहते हैं। पार्टनरशिप उस रिश्ता को कहते हैं जो रिश्ता दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, और ये वो इंडिविजुअल है जो अपने मर्जी से अग्री किए हैं एक साथ आकर के बिजनेस को चलाने के लिए, और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट लॉस निकल कर आए उस प्रॉफिट लॉस को आपस में बांटने के लिए। ये बहुत ही बेसिक लेमन लैंग्वेज में मैंने पार्टनरशिप को समझाया है। स्कूल में बोर्ड्स में मार्क्स उठाने के लिए आप पार्टनरशिप का कोई भी जो डेफिनेशन जो आपको बुक में दिया हुआ है वो आप एक डेफिनेशन को आप उसको याद कर लीजिएगा। टेक्निकल टर्म्स वहां पे इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो मार्क्स के लिए आपको टेक्निकल टर्म्स, जार्गन्स यूज करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन, अगर हम आपको बोले सिंपल जो भी हम डिस्कस किया, सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स हु हैव अग्रीड टू कम टुगेदर टू रन अ बिजनेस and to share profits rising of it. So therefore we can understand that since a partnership is a relationship and any kind of relationship is an outcome of an agreement, जो व्यक्ति जो पार्टी उस रिलेशनशिप में है, अगर उनके बीच में आपसी सहमति जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर अग्रीमेंट नहीं होगा सो वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? सो पार्टनरशिप is an outcome of an agreement, and agreement can be in the form of written or oral. इंडिया में written agreement होना कंपलसरी नहीं है, बट एडवाइजेबल है, डिजायरेबल है। आप ओरली में लोग आपस में बोल करके, बातचीत करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसकी सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर फ्यूचर में जाकर के किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर उस कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट को समाधान करने के लिए, उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि पार्टनर्स जो भी डिस्कस करते हैं, वो जो इंडिविजुअल्स जो लोग आए हैं बिजनेस में, वो जो भी डिस्कस करते हैं मेक श्योर करें कि उसको क्या कर ले, रिटर्न कर ले। तो यानी कि जब रिटन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। सो इस तरह से कुछ पार्टनरशिप डीड दिखता है, प्रॉपर कोर्ट के स्टैंप पेपर रहेगा, राइट? आप जैसे आप ये देख सकते हैं डीड ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स है, क्या क्या रहता है, क्या क्या रहता है पार्टनरशिप डीड में, वो पूरी डिपेंड करता है पार्टनर्स ने आपस में क्या डिस्कशन किया है और वो लोग क्या जरूरी समझते हैं कि डीड में मेंशन होना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि एक सिंपल सा कागज का टुकड़ा लेकर के हम लोग लिख लिए और वो डीड बन गया, नहीं। इस तरह से कोर्ट का पेपर रहेगा, आपका एक एडवोकेट रहेगा जो उस डीड को बनाएगा, जो ड्राफ्ट करेगा, और फिर इसे कोर्ट में ले जाकर के रजिस्टर भी कराया जाता है। सो इससे क्या होता है कि कल को अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो लोग इसे रेफर करेंगे और वो लोग ये देखेंगे कि डीड में क्या मेंशन किया है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए डीड होना एडवाइजेबल है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड, तो आप सिंपल शब्दों में कहेंगे रिटन फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन whom, between or among the individuals who have come together to run a business, right? So पार्टनरशिप डीड में क्या क्या जनरली लिखा जाता है, अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड कंटेंट्स का बात करें जो आमतौर पे आप देखोगे क्या क्या रहता है, तो उसमें हम लोग देखिए यहां पे जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ना आप यहां पे देख रहे हैं फर्म, फर्म यहां पे इस्तेमाल किया गया वर्ड, क्या है फर्म?
firm is an arrangement, is an institution, correct? So say for example, if A and B have agreed to come together, मैंने ये लास्ट क्लास भी बताया था, these individuals जो रिलेशनशिप में हैं उसे हम लोग पार्टनर्स कहते हैं, देयर पार्टनर, और इन्हें कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, फर्म, राइट? तो फर्म का नाम क्या रहेगा, एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर ने अगर कैपिटल दिया है उस पर क्या वो इंटरेस्ट लेगा, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर ने फर्म से ड्रॉइंग्स करा है तो क्या फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेगा, चार्ज करेगा, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स, मालिक सैलरी ले सकता है, मालिक, बिजनेस का जो मालिक है, जो पार्टनर है, वो भी सैलरी ले सकता है। तो अगर सैलरी लेना है तो डीड में मेंशन होना है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग। फिर किसी तरह का कमीशन अगर पार्टनर को अलाउ किया जाएगा, कमीशन, तो वो सब डीड में मेंशन होगा। अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उस पे इंटरेस्ट, सो ऑल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ना। ये सब तो तुमको हम एक मोटा मोटी आइडिया बता रहे हैं कि क्या होता है पार्टनरशिप डीड पे। इसके अलावा वॉट एवर द पार्टनर्स डीम टू बी व्हाट इंपॉर्टेंट, अगर उनको जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये होना चाहिए, अगर उनको लगता है कि हम लोग डीड में ये भी मेंशन करेंगे कि कौन कितना बजे ऑफिस आएगा, कौन कितना बजे ऑफिस से जाएगा, तो वो भी मेंशन हो जाएगा। सो व्हाट एवर दे फील सुटेबल, उसको डीड में मेंशन करेगा। नाउ इन द एंटायर कंटेंट, आदर्श यहां ध्यान देना, 4 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे जिसपे आने वाला पूरा का पूरा ये चैप्टर डिपेंडेंट है। 4 आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन। ये जो आपको ये आइटम्स दिख रहे हैं ना, 4 आइटम्स, ये 4 आइटम्स पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इसका ट्रीटमेंट समझेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे, क्योंकि इसके ऊपर में आपका ये पूरा चैप्टर, आधा से ज्यादा चैप्टर इसी चीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? डीड तक समझ में आया, पार्टनरशिप डीड तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन, नाउ बिफोर वी मूव ऑन, हम आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसके बीच में डिफरेंस बताना चाहते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो 90% ऑफ द स्टूडेंट ये चीज को समझते नहीं है और इसमें यह तक कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया है। सुनने में, देखने में मोर और लेस सेम लगता है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट है। यहां पे 2 कॉन्सेप्ट है, एक है शेयरिंग, एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, और एक है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे हम पहले, उसके बाद हम वापस इस टेबल पे आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। दोनों अगर आप देखो तो दिखने में थोड़ा सा सेम लग रहा है, बट दोनों में डिफरेंस कोई बता सकता है कि, क्योंकि आइडिया है आप लोगों के पास कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये डिफरेंस समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ये डिफरेंस नहीं समझोगे तो जो मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का कुछ कंटेंट्स के बारे में जो बताया, जो मार्क किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर में डिपेंड करता है, इसका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग आगे बढ़े उस पे, ये पहले समझना जरूरी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज एक नेगेटिव शब्द है, अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब अगर इस लाइन को हम लोग डिकोड करें तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है, वो चीज, वो आइटम्स जो मेरे प्रॉफिट को कम करेगा। आई सेड इट्स अ नेगेटिव टर्म, चार्ज। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर मैं बोल रहा हूं, इट मींस
वो प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। सो दीज आर दी एक्सपेंसेस, ये हमारे वो खर्चे हैं जो हम लोग बिजनेस में करते हैं, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजिंग, सैलरी ऑफ द स्टाफ, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, bad debts, depreciation, these are all my expenses, interest on loan, these are all my expenses, because you know the expenses decreases my profit, correct? इसको हम लोग फिर एग्जांपल किससे हम तुम लोगों को समझाएंगे। और दूसरा है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ए, यहां पे याद रखना ए से एक और वर्ड आता है एलोकेट, बांटना। और सिंपल शब्दों में अगर हम लोग इसको और समझें तो डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब एक्सपेंसेस, मतलब वो आइटम्स जो प्रॉफिट को मेरा कम करेगा। और एक है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये वो आइटम है जो मेरा प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो मेरा प्रॉफिट से दिया जाएगा। अब इसको और समझते हैं डेप्थ में थोड़ा सा जाकर के, क्योंकि इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला पूरा पार्टनरशिप सीरीज में आपको ये काम देगा। सो आई टेल यू, जस्ट एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए एक बिजनेस का सेल्स हुआ, 50,000 रुपीज सेल्स है, ठीक है। बिजनेस का रेंट है 10,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ है मान लीजिए 5,000, एंड सैलरी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलरी ऑफ द स्टाफ, द एम्प्लॉइज, नॉट ऑफ द ओनर, एंड सैलरी इज 5,000. So all these three items, rent, electricity bill and salary, these are the charge. These are the charges, because these are decreasing my profit. So 50 minus 10 minus 10, 20, that is 30,000 rupees मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया। हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेके बता रहे हैं। 30,000 का मेरा प्रॉफिट आया। So ये हो गया मेरा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। अब सेकेंड स्टेप, 30,000 का प्रॉफिट आया। इस 30,000 का प्रॉफिट से हम क्या करेंगे? इस 30,000 का प्रॉफिट से हम क्या करेंगे? इज माई अप्रोप्रिएशन। ऑल ऑफ यू आर विथ मी? वी आर ऑन द सेम पेज? समझ में आ रहा है? इस 30,000 से, रिपीट करना मेरे पीछे, 30,000 से हम क्या करेंगे? द डिसीजन, हम क्या करेंगे 30,000 से, यह है मेरा अप्रोप्रिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। सो इस 30,000 में से हम 5,000 रुपीज रिजर्व में डालेंगे फॉर फ्यूचर यूज, मान लीजिए। सो 5,000 रुपये रिजर्व में चला गया। सो ये मेरे पास पिगी बैंक गुल्लक है। ये 30,000 में से 5,000 रुपया मैंने गुल्लक में डाला। अब मेरे पास कितना बचा है? यहां पे 25,000 रुपया अभी मेरे पास बचा, ठीक है। उस 25,000 में से फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपया पार्टनर्स लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। क्या कर लेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। सो 20,000 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा, और बचा और 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया पार्टनर्स बोलते हैं ये मेरा पीएल अकाउंट में पड़ा रहेगा एज अ क्रेडिट बैलेंस, इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक। और अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो इसको ऐसे समझ ले, अगर ये नहीं पार्ट समझ में आए तो और इसको सिंपल कर देते हैं, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 20,000 में से 10,000 रुपया हम लोग रिजर्व रख दिए फ्यूचर यूज के लिए,
और 20,000 रुपीज हमने क्या कर लिया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है ये? सो अप्रोप्रिएशन क्या है? इट इज द बेसिकली द डिसीजन दैट आई एम टेकिंग दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद द प्रॉफिट। नाउ यू टेल मी, पहले हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं कि पहले हम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सैलरी देंगे? पहले हम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सैलरी देंगे। सो इट मींस द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट विल ऑलवेज कम प्रायर, बिफोर, फर्स्ट। After deducting all the charges, after deducting the expenses, then comes what? Appropriation. Then comes what? So appropriation एक चीज हम लोग और लिख सकते हैं, टैक्स। टैक्स भी कहां से दिया जाता है? प्रॉफिट से। सो प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है टैक्स। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। सो इट इज जस्ट लाइक दिस कि ऋषि को 10 चॉकलेट मिला। So the 10 chocolates that Rishi got, it's a profit. What Rishi is going to do with that 10 chocolates? It's the appropriation of the chocolate. So out of 10 chocolates, Rishi gives 3 chocolates to his sister, 3 chocolates he gives to his mummy, 2 chocolates he keeps for himself, and 2 chocolates he keeps for the future. So what he did with those 10 chocolates? Basically he did appropriation, that is allocating. So that's a decision that he takes, क्या करना है इस 10 चॉकलेट से। समझ में आया? तो अप्रोप्रिएशन का मतलब समझ में आया। और चार्ज, सो जो आइटम्स चार्ज में गिनती आते हैं, ये सैलरी वगैरह, रेंट वगैरह, ये पहले माइनस होंगे, फिर प्रॉफिट निकलता है। और जो अप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट से उनको दिया जाता है। क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर ये कॉन्सेप्ट, चार्ज और अप्रोप्रिएशन का बीच का डिफरेंस। इज देयर एनीबॉडी जिसको अभी तक ये चीज नहीं समझ में आया कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट का मतलब क्या है? सबको समझ में आया? अनुग्रह समझ में आया? देखो, इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये कॉन्सेप्ट पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, मेरे ऊपर में दया मत करना। बी ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। एकदम क्लियर है? आगे बढ़े हम? ठीक है। अब हम तुमको पीछे लेके जाते हैं, जो हम बता रहे थे, अब इस पॉइंट पे आते। सो मैंने आपको कहा कि बेटा पार्टनरशिप डीड बना लो, पार्टनरशिप डीड बना लो और पार्टनरशिप डीड में कंटेंट्स रख लो। इन केस ऐसा होता है कि दो व्यक्ति बिजनेस में आते हैं और वो लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, या पार्टनरशिप डीड बनाते हैं लेकिन कुछ क्लॉजेस को डालना भूल जाते हैं या नहीं डालते हैं, और उन्हीं क्लॉजेस को लेकर के फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है। ठीक? सो ईदर पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, और इवन दो पार्टनरशिप डीड इज देयर, but there are certain clauses which are not mentioned in the deed. So then what? Then come the Holy Quran and the Bible and the Gita of partnership. That is Partnership Act of 1932. So अगर कल को पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो फिर हम लोग रेफर करते हैं पार्टनरशिप एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो पार्टनरशिप एक्ट में कई सारे प्रोविजंस है, हम पूरा एक्ट में हम लोग जा नहीं सकते, जाना भी नहीं है, काम का नहीं है। तो हमने आपके लिए वो 4 इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, 4 इंपॉर्टेंट आइटम्स निकाला है, जो आपका सिलेबस के लिए और जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, सम्स के लिए काम आएगा। उन चारों के बारे में समझेंगे कि इन चारों से रिलेटेड पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, और वो है ये पहला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। पहले हेडिंग पढ़ लीजिए, क्या लिखे ऊपर में, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट,
या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इज, प्लीज रीड, और इज, पढ़िएगा आगे, और इज silent in respect of the following matters. Then what? Provisions of the Indian Partnership Act 1932 will apply. Right? So what are the provisions? कौन सा मैटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो पहला ऑप्शन, पार्टनरशिप डीड नहीं है. या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, और या तो पार्टनरशिप डीड है लेकिन पार्टनर्स लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे डालना भूल गया. तब क्या होगा? हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे. क्या ये जो मैंने लिखा है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन है. व्हाट पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज सेइंग. सो if there is any confusion, if there is any dispute regarding profit sharing ratio, Partnership Act 1932, the provision of Partnership Act 1932 says that beta profit and loss will be shared equally. तो याद रखना बच्चों, अगर सम में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे? 1:1. बाय डिफॉल्ट आप क्या समझोगे? 1:1. सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इस पे थोड़ा सा टाइम देते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्लास 11 में भी देखे थे फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त कि जो बिजनेस का मालिक है वो अपने दिए गए कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करता है. किससे? बिजनेस से. तो क्या मालिक इंटरेस्ट ले सकता है कैपिटल पे? बिल्कुल ले सकता है. Right? So owner can take. Why and all? There are lot of discussions on this. But अभी उस पर डिटेल में नहीं जाते. छोटा सा एक चीज उदाहरण तुमको दे सकते हैं ताकि तुम भी कन्विंस हो जाओ कि भैया एक मालिक बिजनेस से इंटरेस्ट क्यों लेगा. तो एक जो रिबटल है और या जो एक जो आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मालिक ये आर्ग्यूमेंट रखता है कि 10 लाख रुपए हम जो बिजनेस में डाले हैं, ये 10 लाख रुपए अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो इस पे हमको 10% का, 5% का, 6% का एक हमको इंटरेस्ट या रिटर्न मिलता. मैंने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके, बात समझ में आ रहा है? नहीं समझो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आया या नहीं आया? So it's like that you got an offer from 2 girls, so you cannot go. दोनों को तो हाँ नहीं कर सकते, फिर वो कैरेक्टर पे बात आ जाएगा. तो एक को अगर आप हाँ कर रहे हो दूसरा को ना करना पड़ता है. तो मेक श्योर जिसको अपने हाँ किया है उसको हाँ करनी है, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस किया ना, तो ये ठीक होना चाहिए. तो आप इसे एक्सपेक्ट करोगे नहीं लॉयल रहे आपसे, क्योंकि उसको छोड़े हम आपके लिए. सो दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सब चीज के लिए. तो वही चीज है, आप लोगों के लिए भी चीज का लागू होता है. सो तो मालिक इज सेइंग भैया हम तो बैंक में रख देते हैं, एफडी कर देते हैं, आ जाता पैसा, यहां डाल दिए. अब तुम हमसे आर्ग्यू कर सकते हो, तुमने आर्ग्यू किया, तुमको बोल सकते थे भैया उसको तो मिल रहा है प्रॉफिट. अरे भैया प्रॉफिट होगा ही, सर्टेन है क्या? रिस्क है ना, बिजनेस इज रिस्क. प्रॉफिट भी हो सकता है और, लेकिन बैंक में अगर पैसा रखते हैं या कहीं पे हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको तो सर्टेन है कि हमको पैसा मिलेगा. सो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है. एक है कि अ मालिक इज एंटाइटल्ड टू टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब यहां पे एक चीज याद रखना, इफ द पार्टनर्स वांट्स इंटरेस्ट on their capital, then it has to be mentioned in partnership deed. Yes, because if the partnership deed is absent, there is no partnership deed, और partnership deed बना लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन करना भूल गया, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है नहीं मिलना चाहिए. A partner will not get interest on capital, not allowed. Clear? So in absence of partnership deed, interest on capital will not be allowed to the partners. Next, interest on drawings. Now what are interest on drawings?
ड्रॉइंग्स क्या है भाई? ड्रॉइंग्स इज द प्राइवेट withdrawals of cash or assets, private withdrawal of cash or assets from the business by the owner. अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस से किसी भी तरह का एसेट को अपना पर्सनल यूज के लिए या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, इस्तेमाल करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। अब देखो यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। अब बिजनेस क्या कर रहा है? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। किससे? ओनर से, राइट? टिट फॉर टैट। अब बिजनेस चार्ज करेगा ओनर से, ओनर पैसा निकाल रहा है, तुम इंटरेस्ट दो बिजनेस को भाई। सो इफ देयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो उसको कहां पे रिकॉर्ड, कहां पे मेंशन होना चाहिए था? अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। तो अब कुणाल ये सोच रहे हैं मन में कि अच्छा ही तो है, कुणाल सोच रहे हैं मन में अच्छा ही तो है, पार्टनर क्यों डालेगा ये डीड में? पार्टनर लोग नहीं डालेगा, ये चीज नहीं डालेगा डीड में, तो उसको इंटरेस्ट देने का जरूरत, यही सोच रहा था कुणाल। देखो पूछ लो, सोच रहा था। मन का भी बात पढ़ लेते हैं बेटा हम। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, भैया वो लोग तो नहीं डालेगा, तो हम बोलेंगे नहीं, लोग डालेगा। क्यों? अगर इंटरेस्ट नहीं डाला गया ड्राइंग्स पे, तो हर पार्टनर अपना मर्जी से पैसा निकालना शुरू कर देगा। इंटरेस्ट जब रहता है ना, तो ड्राइंग्स का जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगता है, क्योंकि उसको पता है बैक ऑफ द माइंड पैसा निकाल रहे तो इंटरेस्ट भी, नहीं तो क्या होगा? ओ 50,000 निकाला, हम भी निकालेंगे 50,000। सो व्हेन देयर इज एन इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन द ड्राइंग्स, सो दिस एक्ट एज अ ब्रेक, दिस एक्ट एज अ बैरियर, रिस्ट्रिक्शन ऑन ड्राइंग। समझ में आया? सो इसलिए पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन, अगर इन केस डीड में मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, डीड में मेंशन ही नहीं है, तो क्या उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब ये बोलो भैया पार्टनर तो ले रहा है, नहीं बेटा, पार्टनर कैपिटल दे रहा है और पार्टनर एक लोन देता है, ये दो अलग अलग चीज है। जब एक पार्टनर लोन देता है बिजनेस को, तो आप पार्टनर को वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे कि मानो आपने बैंक से लोन लिया है। आप ये नहीं बोलोगे घर का आदमी है, नहीं, घर का आदमी बोल करके उसको सूली पे नहीं चढ़ाना है। अगर एक पार्टनर लोन दे रहा है उधार, इन्वेस्टमेंट नहीं, कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट उधार। बिजनेस को अचानक से पैसा का जरूरत पड़ गई और कोई पार्टनर बोला हम उधार दे देते हैं, लोन दे देते हैं, आई एम गोइंग टू टेक दिस मनी बैक, तो उस लोन पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है डीड में तो ठीक है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो कितना परसेंट लगा कर दे देंगे हम लोग? 6% देना ही पड़ेगा, अलाउड है, ठीक है, वेदर डीड में मेंशन हो या। और लास्ट इज सैलरी, कमीशन और एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन। अब तुम बोलोगे भैया पार्टनर लोग सैलरी भी लेता है क्या? हाँ भाई ले सकता है। भैया इसका तो कोई जस्टिफिकेशन बताइए, पार्टनर सैलरी क्यों लेगा? हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। रोशनी तुम्हारे घर में कोई मेड आती है काम करने के लिए? हाँ ठीक, तो झाड़ू पोछा मारने आते ही है कोई घर में, तो उसको महीना का 2,500 रुपया जाता है। रोशनी अपना मम्मी को अप्रोच करती है, बोलती है मम्मी एक काम करिए, इसको हटा दीजिए, हम झाड़ू पोछा कर देंगे, मेरा कार्डियो भी हो जाएगा और हम आपको 1,000 रुपया डिस्काउंट देते हैं, हमको 1,500 रुपया महीना दे दीजिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन उठेगा, भैया रोशनी तो अपना ही घर में झाड़ू पोछा कर रही है, तो अपना घर में झाड़ू पोछा करने के लिए कौन पैसा लेता है? बट एक घर में ऑलरेडी मेड आ रही थी जिसको पैसा दिया जा रहा था, रोशनी बोल रही है उसको हटा के हमको रखिए, हम 1,500 रुपए लेंगे, 1,000 रुपए कम। परिवार के लिए तो बेनिफिशियल है कि नहीं? क्या इसकी मम्मी माइंड करेगी?
बोले नहीं भैया, तुम अगर वही क्वालिटी का काम कर दिया तो बढ़िया है, ले 1500 रुपया महीना, मेरा ही बचा। हाँ या ना? उसी तरह मान लो एक बिजनेस में अकाउंटेंट का जरूरत है, मान लो जॉर्ज एकेडमी में एक अकाउंटेंट का जरूरत है जिसको पैसा का हिसाब रखना, और आज का डेट में अगर हम एक अकाउंटेंट हायर करते हैं तो 15,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। हम अपने आप को ऑफर कर दिए कि हम खुद अकाउंट संभालेंगे एकेडमी का, हम बनाएंगे पूरा जर्नल लेजर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब हम बनाएंगे, हम 10,000 रुपए लेंगे एकेडमी से। चल सकता है कि नहीं? तो ये एक ग्राउंड है, और तुम बोल सकते हो कि ये एक बहुत ही कॉमन सेंस पे हम बात कर रहे हैं कि चल ठीक है यार, तू बात ले सकता है। सो अगर पार्टनर किसी तरह का स्पेशल सर्विस देता है बिजनेस को, या किसी तरह का स्पेशल बेनिफिट पहुंचाता है बिजनेस को, तो उसके लिए वो कमीशन ले सकता है बिजनेस से, फर्म से, सैलरी ले सकता है फर्म से, रेम्यूनरेशन भी ले सकता है, किसी भी तरह का, ये सब पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन ही है। बट अगर उनको चाहिए तो इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है? अगर एक पार्टनर को सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, तो क्या होना चाहिए? डीड में मेंशन होना चाहिए। और अगर डीड में मेंशन तो फिर कौन बोलता है कि नहीं मिलेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है नहीं मिलेगा। क्लियर? अब देखो, एक चीज अगर तुम लोग इसको ऑब्जर्व किए होगे तो तुम लोग ये चीज देखा होगा, इन चार में से सिर्फ एक चीज है जो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि डीड में मेंशन है या नहीं है। डीड में मेंशन हो या ना हो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर ये प्रोवाइडेड होगा। बट बाकी की तीन चीज अगर आप देखोगे तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डीड में मेंशन हो। क्लियर? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो ये नहीं मिलता है पार्टनर, नहीं मिलता है पार्टनर को। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है अप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। अगर पार्टनर को डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी कमीशन के बारे में नहीं लिखा है तो पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये बिजनेस का एक्सपेंसेस में नहीं गिनती होगा। अगर गिनती होता तो पार्टनर को सैलरी मिलता, कमीशन मिलता, हाँ या ना? तब इसका डीड के ऊपर में मेंशन होना कोई इसका जरूरी नहीं था। सो इन सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो चीज है जो पार्टनर को तभी मिलेगा जब डीड में मेंशन होगा। सो डीड में मेंशन नहीं होगा तो सो कैन आई से इट्स नॉट कंपल्सरी? इट्स नॉट अ कंपल्सरी आइटम। It means these two items are not to be treated as an expense. These are the two items not to be treated as an expense. अपना स्टाफ को सैलरी देना है, क्या सैलरी डीड में मेंशन होना चाहिए? स्टाफ का सैलरी, क्या स्टाफ का सैलरी डीड में मेंशन होना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता डीड में मेंशन हो या ना, स्टाफ को सैलरी देना है। Why? Because that's a compulsory item. एक्सपेंस है, वो चार्ज है, इनसे प्रॉफिट है। लेकिन पार्टनर का सैलरी बोल रहा है कहां पे मेंशन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शनल है। मतलब ऑप्शनल मतलब इसको हम लोग एज अ बिजनेस का कंपलसरी एक्सपेंसेस नहीं मान रहे, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं माना जा रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं माना जा रहा। तो जब ये लोग नहीं माना जा रहा है बिजनेस का एक्सपेंसेस, तो फिर ये लोग क्या माना जाता है मेरे भाइयों बहनों? ये लोग माना जाता है अप्रोप्रिएशन। यानी कि इसका मतलब यह होता है कि अगर एक पार्टनर को सैलरी चाहिए, अगर एक पार्टनर को सैलरी मिलेगा, अगर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो वो कहां से मिलेगा? प्रॉफिट से मिलेगा। कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? प्रॉफिट से मिलेगा। यानी कि प्रॉफिट का एक हिस्सा आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का एक हिस्सा सैलरी या
कमीशन। समझ में आया कि नहीं आया? सो दीज टू आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, मतलब नॉट टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो कैन आई से कि पहले प्रॉफिट निकले, पहले फिर उसके बाद प्रॉफिट से, क्या बोले, प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दिया जाएगा। समझ में आया? बट अगर हम लोग आए इंटरेस्ट ऑन लोन में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, ये कहां कैटेगरी में आ रहा है? ये चार्ज में आ रहा है। मतलब पहले ये माइनस होगा, उसके बाद प्रॉफिट निकलेगा, उसके बाद। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों इंटरेस्ट किसको जा रहा है? दोनों ही इंटरेस्ट किसको जा रहा है? बोलो बोलो। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको जा रहा है? बट ये वाला क्या है? चार्ज है, कंपल्सरी, ये पहले माइनस होगा। ये वाला क्या है? अप्रोप्रिएशन। क्या है? ये प्रॉफिट से दिया जाएगा। बट ये वाला पहले माइनस होगा, फिर प्रॉफिट होगा। फिर प्रॉफिट या लॉस में निकले कोई मतलब नहीं है, पहले ये माइनस होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? सो तीन आइटम के बारे में मैंने आपको अभी बताया। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों अप्रोप्रिएशन। एक और आइटम था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म चार्ज कर रहा है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? इनकम। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, याद रखना, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो प्रॉफिट के साथ ऐड होगा। क्या होगा? प्रॉफिट के साथ। वो प्रॉफिट को क्या बढ़ेगा? बढ़ा देगा। क्लियर है? मैंने पहले प्रॉफिट निकाल लो और फिर प्रॉफिट से ऐड करो। क्या? इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ड्रॉइंग तो फॉर्म में आ रहा है, तो प्रॉफिट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू द पार्टनर्स जा रहा है, वो प्रॉफिट को क्या करता है? प्रॉफिट को मतलब प्रॉफिट से दिया जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये चार आइटम जो मैंने आपको अभी समझाया, ये चार आइटम्स क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन, दिस टू आइटम्स आर अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट निकलेगा, फिर ये दोनों दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी वही है, पहले प्रॉफिट निकलेगा, फिर प्रॉफिट में ऐड होगा। ठीक है? और इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, इज एन एक्सपेंस, वो पहले माइनस होगा, फिर प्रॉफिट निकलेगा। क्लियर? समझ में आ गया बढ़िया से, अच्छी तरह से? लास्ट क्लास जहां पे कॉपी किए थे वहां से इसको कॉपी कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। थ्योरी हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज अकाउंटिंग, जो हमारा काम है। बट ये प्रैक्टिकल करने के लिए ना हमें पहले थोड़ा सा थ्योरी का समझ होना जरूरी था। अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप फर्म is nothing different than what we did in class 11. The story starts from recording of transaction, that is journal, your books of original entry, ledger, trial balance, final accounts, right? वही चीज होता है। सो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जिस तरह से हम लोग 11 में करते थे। अकाउंटिंग और पार्टनरशिप, बेसिकली इसको ऐसा समझो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या बनाना है। तो एक हो गया रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग पीएल, ये आपको वापस बनाने की जरूरत नहीं है। देन कम टू द फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट माने बैलेंस शीट, ये बनाना पड़ेगा। ठीक है? ये बनेगा, इस चैप्टर में नहीं बनेगा, आने वाले चैप्टर से बनेगा पार्टनरशिप। तो नथिंग डिफरेंट, जैसा है वैसे ही चल रहा है। ठीक है? नया क्या सीखेंगे हम लोग? नया कुछ सीखेंगे, और वो इन दोनों के बीच का है। मतलब रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाने के बाद और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाने का पहले, इन दोनों के बीच में आप दो नया अकाउंट बनाना सीखें, जिसमें से आज हम एक अकाउंट आपको बनाना सीखा।
और दूसरा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जाना पहचाना सा लग रहा है कुछ? कहीं देखे हैं इसको? कोई टीवी में देखे हैं, पिक्चर में देखे हैं, बुले भटके कहीं? कहां देखे अभी तक? हाँ, इवाइल अकाउंट से ट्रेडिंग के क्लास 11 में 2-3 महीने पहले ही देखे थे। बनाए नहीं हम लोग, देखेंगे तो बनाएंगे 14-15 सम्स के बड़ा बड़ा। जस्ट एक बार रिविजन के सेल्स क्लोजिंग स्टॉक याद है? तो ये वाला पार्ट आपका ट्रेडिंग है, ये वाला पार्ट आपका करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। यहां पे अपना नेट प्रॉफिट निकला। हाँ, कुछ कुछ चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको सीरियसली समझ लेना है और दिमाग में रख लेना है। नेट प्रॉफिट कब निकलता है? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा होता है, यही ना? व्हेन क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, करेक्ट? सो क्या हम इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, अरे भैया ये जो अकाउंट है, हर अकाउंट का एक बैलेंस निकलता है, या तो डेबिट बैलेंस या यही है लेजर में किए जब लोग सीखे हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट से बड़ा है तो मतलब लॉस आ जाएगा। यहाँ पे नेट लॉस लिखते थे हम लोग, याद होगा आपको। सो अगर हम आपको बोले पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, तो आप क्या समझोगे? क्या हो गया? क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर आपको बोले पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो क्या हो गया? लॉस। सो पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट, एंड पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस इज इन क्लास 11 हम लोग का ट्रेडिंग पीएल अकाउंट यहां पे खत्म हो जाता था, और फिर यहां से हम लोग चले जाते थे बैलेंस शीट बनाने। क्यों चले जाते थे बैलेंस शीट बनाने के लिए? क्योंकि वहां पे एक ही जन था मालिक, एक ही जन था। पार्टनरशिप में मालिक एक से ज्यादा है, 2 या 2 से एक से ज्यादा है, मिनिमम 2 होगा। तो क्लास 11 में इस प्रॉफिट के साथ क्या करें, ये उतना बड़ा समस्या नहीं था, क्योंकि जो भी प्रॉफिट था ये किसका था? इस प्रॉफिट का बंटवारा समस्या नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जिसका भी था वो एक ही जन का था, तो वन सोल प्रोप्राइटर। बट जब हम लोग 12 में भी आए और हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में डील कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म में हमारा एक से ज्यादा हो रहा है मानिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि इस प्रॉफिट का हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना है। आया ना? इसके साथ साथ हम लोग ने यह भी देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर जैसा आइटम्स भी इंट्रोड्यूस हो गया अभी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू द पार्टनर्स, ये वो आइटम्स है जो प्रॉफिट से दिया जाता है, यानी कि प्रॉफिट का ही पार्ट है, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का एलोकेशन है। आया ना? इस तरह के आइटम्स क्लास 11 में नहीं थे। सैलरी टू द ओनर, कमीशन टू ओनर, रेम्यूनरेशन नहीं था, इंटरेस्ट इन कैपिटल था, 1-2 सम में की, बट उसका ट्रीटमेंट हम लोग बहुत बेसिक करके निकल गए। पर यहां पे आपको जरूरत है कि प्रॉफिट का तो भैया प्रॉपर तरीका से बताओ। अब तुम बताओ, प्रॉफिट से कुछ पोर्शन इंटरेस्ट जाएगा, कुछ पोर्शन सैलरी जाएगा, कुछ पोर्शन कमीशन के रूप में जाएगा, और कुछ पोर्शन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? तो जब फर्म का प्रॉफिट से हम लोग इतने सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो तुमको नहीं लगता है कि इस डिसीजन को प्रॉपर तरीका से
अकाउंट्स में भी लेकर के आना चाहिए, लेकर आना चाहिए कि नहीं? रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फॉर्म देता है पार्टनर को, सैलरी अगर फॉर्म देता है पार्टनर को, तो ये फर्म और पार्टनर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, हाँ या ना? हो रहा है कि नहीं? और जहां ट्रांजैक्शन होगा वहां पे हमें क्या करना है? सो दिस हैज टू बी प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। उसका हिसाब क्या? उसका हिसाब रखना है कि नहीं रखना है? कोई पार्टनर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला, किसको कितना इंटरेस्ट मिला, किसको कितना कमीशन मिला, किसको कितना सैलरी मिला, इसका हिसाब रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। तो इसका मतलब एक चीज हो रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो अकाउंट स्पेसिफिकली प्रॉफिट का, यस, क्या प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? उस सो ये हो गया तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया, और उसके बाद वाला अकाउंट प्रॉफिट का क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। और हेंस जो हम लोग अभी अकाउंट बनाना सीखेंगे, नया अकाउंट, इस अकाउंट का तो नामकरण करना पड़ेगा कि नहीं? नामकरण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, जिसका नामकरण करो तुम ही लोग नामकरण करो। नाम कैसा है? इसका काम देख करके इसका नाम दो। इसका काम क्या है? तो इसका नाम क्या देंगे? अप्रोप्रिएशन ऑफ व्हाट? सो क्या हम बोल सकते हैं इसका नाम पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल पीएल। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बन रहा है? पीएल। क्यों बन रहा समझ में आया? क्या बन रहा है वो बात की बात है, क्यों बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। 11 में क्यों नहीं बना है, 12 में क्यों बना है, ये समझ में आया कि नहीं आया? You should know why are you preparing this rather than what are you preparing. When the why is clear, what will automatically be clear. Since now in class 12 we are dealing with more than one owner, profit has to be distributed. Now in class 12 we have been introduced with the items like interest on drawings, interest on in loan or interest on capital, salary to the partner, commission to the partner. So these items, interest on capital and salary, commission, these items are the appropriation. They are not supposed to be treated as a expense. अगर इनको एक्सपेंस मान लिया जाता, क्या बोले हम? तो फिर क्या हो जाता? तो फिर तो इसका बनाने का जरूरत ही नहीं था ना। ये बनता इसका नाम होता है कुछ। इसका नाम क्या था मेरा? सैलरी चला गया, सैलरी टू पार्टनर चला गया, कहां पे? पीएल में चला गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे चला गया? पीएल में चला गया। कमीशन टू पार्टनर कहां चला गया? पीएल में चला गया। सब तो चला गया पीएल में, सब कुछ एक्सपेंस मान लिए, तो फिर इसका क्या काम था? इसका तो इंपॉर्टेंस कम हो जाता था ही नहीं इसकी इंपॉर्टेंस। सिंस ये सब आइटम्स और ये सब प्रॉफिट से किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कैसे बनाना है इसको हम लोग, क्या बांटना है? तो सबसे पहले यहां पे क्या लाना पड़ेगा बेटा? पीएल अप्रोप्रिएशन याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही कंटिन्यूएशन है। क्या बोले? एक्सटेंशन है। क्या है? एक्सटेंशन। चलो उसका छोटा भाई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना प्रॉफिट निकला है वो प्रॉफिट इधर पे आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं अर्पिता? आना चाहिए ना, कि उसी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वो प्रॉफिट परान पीएल अप्रोप्रिएशन में कहां पे आएगा? तो उस प्रॉफिट को डेबिट में लाएंगे कि क्रेडिट में लाएंगे? सोच के बोला, सब कुछ सोचो। डेबिट में लाएंगे कि क्रेडिट में लाएंगे? क्रेडिट में लाएंगे। क्यों क्रेडिट में लाएंगे? क्योंकि प्रॉफिट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, और मैंने जस्ट कहा कि ये उसका एक्सटेंशन है, तो वो प्रॉफिट कहां पे आएगा? समझ में आया? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में देख सकते हैं नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्लियर है भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है। क्या है? वो प्रॉफिट से क्या होता है? दिया जाता है, माइनस होगा। तो कहां लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हम लोग जर्नल भी करेंगे, ठीक है? अभी हम बस लेजर दिखा दे रहे, फॉर्मेट समझा दे रहे,
then in the next class we're going to go back to the journal. So 2IOC जो भी पार्टनर है और बी जो भी है, ठीक है, जस्ट एक रफ फॉर्मेट दे रहे हैं। सैलरी प्रॉफिट से क्या होगा माइनस इधर होना चाहिए, टू पार्टनर सैलरी लिखा जाता है जो भी है, टू कमीशन, कमीशन इधर जाएगा, हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या सिखाए थे, तो प्रॉफिट के साथ तो कहां पे जाना चाहिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हो गया। तो दिक्कत है, समझ में आया बढ़िया से। अब जिस तरह से हम लोग लेजर का बैलेंस करते हैं, बैलेंस करो, ये प्लस होगा, ये सारे प्लस माइनस होंगे, माइनस होगी यहां पे कुछ बचेगा, मतलब प्रॉफिट से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, ये बच गया। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर आपस में डिवाइड कर, समझ आया। तो सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स लोग आपस में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, उसी रेशियो में जो रेशियो मेंशन है, इसी को कहते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, कोई डाउट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद और बैलेंस शीट बनाने का पहले एक अकाउंट बनेगा, पहला अकाउंट जिसका नाम है, इसका काम समझ में आया, इसका फंक्शन समझ में आया बढ़िया से। सो एक एग्जांपल लिए हम लोग यहाँ पे, जस्ट बेसिक जो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन को समझे हैं, देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे नॉलेज को। सो आकाश एंड भारत और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, मिल गया आपको रेशियो, ठीक है, मेंशन्ड है। विद कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2024, साल के शुरुआत में 4 लाख आकाश का था और 3 लाख रुपया भारत का था रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट कैपिटल में कितना मिलेगा, 5% प्रत्येक साल, एक साल के लिए 5%। और 30,000 रुपया भारत को सैलरी अलाउ किया जा रहा है। सिर्फ सैलरी किसको मिल रहा है, भारत को, और किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है, याद रखना। आपको बोला है कि जो प्रॉफिट आया साल के एंड में 31 मार्च 2025, वो साल के एंड में जो प्रॉफिट आया वो आया 1,20,000 रुपया, और आपको बोला पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए ना। एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि यहां जब भी हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इनफैक्ट हम लोग कोई भी अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल जैसे, वी ऑलवेज आइडेंटिफाई कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, करेक्ट। और हम लोग कितना 12 महीने का अकाउंट बना रहे हैं, 4 महीने का बना रहे हैं, 6 महीने का बना रहे हैं, ये चीज जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, आपको 1 अप्रैल का डेटा दिया, 31 मार्च का, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। अप्रैल टू मार्च 24-25 एक अकाउंटिंग ईयर का हम लोग अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला स्टेप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं, लेकर के आते हैं। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। सो पीएल अकाउंट आप बंद हो गया, क्या बोले हम, पीएल अकाउंट बंद हो गया, और वो अमाउंट कहां पे ट्रांसफर हो गया जो प्रॉफिट था, पीएल अप्रोप्रिएशन। सो आइए यहाँ पे 1,20,000, ठीक है। अब बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको किसको, दोनों पार्टनर को। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आकाश, अच्छा एक चीज हम बता दें, यहां पे आकाश के बाद एक और नाम ऐड होगा जिसको हम लोग कैपिटल और करेंट अकाउंट बोलते हैं, बट वो अभी हम नहीं समझा रहे क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्लास का है। तो अभी टेक्निकली ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टेक्निकल टर्म्स में यहां पे कुछ टर्म्स मिसिंग है तो ही मार्क्स लूज होगा, ऐसे नहीं करना है, यहां पे आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन कुछ समझना है, मोटा मोटी आइडिया लेना कि पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे हो रहा है। सो आकाश का कैपिटल 4 लाख है और इसका 3 लाख है। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एक साल का है, तो आपको ये चेक करना है कि आकाश का और भारत का जो ये कैपिटल है 4 और 3 लाख, क्या ये कैपिटल पूरा एक अकाउंटिंग ईयर में था कि नहीं था, एक अकाउंटिंग ईयर में था 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो therefore they are eligible to get interest for the full year on 4 lakh and 3 lakh. So 5% of 4 lakh becomes 20,000 and 3 lakh का 15, this becomes how much, हो गया। उसी तरह सैलरी है
आप लिख सकते हैं टू पार्टनर सैलरी, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है, और वो कौन है सैलरी लेने वाला? भारत है। कितना सैलरी था भारत का? 30,000। लिख दिया, पूरा साल का 30,000 रुपया लिख दिया। सो दीज आर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। 1,20,000 में से क्वेश्चन बोला था कि पार्टनर ने डिसाइड किया, तो 1,20,000 में से कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा और कुछ सैलरी जाएगा, जो बचेगा फिर हम लोग आपस में बांट लेंगे। सो यहां पे आपका 1,20,000 क्रेडिट साइड बड़ा है, सो देयरफॉर ये भी क्रेडिट साइड अगर बड़ा है तो दोनों साइड का टोटल वही रहेगा, 35 एंड 30 65। 1,20,000 माइनस 65 इज 55,000 रुपए। इट्स हाउ मच? तो ये 55,000 रुपया बचा। इस 55,000 रुपया को हमने एक टर्म दिया था, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डिविजिबल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में बचेगा, ये रेसिड्यू है, बच गया, इसको रेसिड्यूअल भी बोलते हैं हम लोग। तो यहां पे फिर आके हम लोग लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? आकाश और भारत कैसे डिवाइड करेंगे? आकाश और भारत को 55,000 रुपए को कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ, तो 55,000 रुपया डिवाइड होगा 3:2, मतलब कैसे करेंगे? 3/5 होगा, सम ऑफ द रेशियो 3 + 2। सो आकाश का शेयर निकलेगा 3/5 इंटू 55,000, समझ में आया? और भारत का शेयर निकलेगा 2/5 इंटू 55,000। ये 5 कहां से आया? इसका सम है, टोटल है, ऐसे डिवाइड करते हैं रेशियो में, क्लास 6 में सिखाया होगा आप लोग। सो 33 और 22, तुम्हारा कितना गया? क्लैरिटी मिला? इस तरह से हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अगेन कुछ टर्म्स यहां पे मिसिंग है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब वो कॉन्सेप्ट समझा देंगे तो हम लोग उसको यूज करेंगे। क्लियर है? तो आज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख गए, क्यों बनाया जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन समझ में आ गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, ये दोनों का बीच का डिफरेंस क्लियर है? चलिए कॉपी कर लीजिए।